हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। इसका लेक्चर नंबर 1 है आज। इसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लेक्चर हम करेंगे तो उसमें कंप्लीट कर देंगे इस पूरे चैप्टर को। तो फिर नेक्स्ट हम वीडियो के अंदर NCERT करेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं जैसे डाइजेशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सारे सिंगल सेल के द्वारा ही किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है तो यहाँ पर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एक सेल नहीं होता, मतलब बहुत सारे सेल होते हैं, वो सेल ऑर्गेनाइज होकर बनाते हैं टिश्यू मिलकर बनाते हैं आर्गन मिलकर आर्गन सिस्टम, और आर्गन सिस्टम जो होते हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब जो भी आर्गन होते हैं वो अपना अपना फंक्शन अलग से करते हैं। जैसे अगर फूड डाइजेशन में, जैसे जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो आर्गन आते हैं वो फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर जो आर्गन आते हैं वो डाइजेशन में हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। तो मतलब अलग अलग आर्गन, कहने का मतलब ये है कि जो अलग अलग आर्गन होते हैं वो अपना काम जो है ये बांट कर करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल जो ऑर्गेनाइज होकर बनाते हैं टिश्यू मिलकर बनाते हैं आर्गन, और वो आर्गन के अंदर अपना जो है काम जो है वो बांट के करते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया हाइड्रा के बारे में। तो हाइड्रा के अंदर थाउजेंड्स ऑफ सेल देखने को मिलते हैं जो अलग अलग सेल की टाइप होती हैं उनके अंदर, ठीक है। ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी बिलियंस ऑफ इंटरकनेक्टेड सेल देखने को मिलते हैं जो मिलकर सारे काम करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर डायग्राम में बोला गया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, पैरामीशियम की एग्जाम्पल दी हुई है। यहाँ पर पैरामीशियम की एग्जाम्पल दी होती है। जितने भी इसके अंदर इसके लाइफ के जितने भी फंक्शन होते हैं वो इसी सिंगल सेल के द्वारा ही होते हैं, ठीक है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बोला गया है कि यहाँ पर सेल जो है ये डिवाइड हो जाते हैं और बहुत सारे सेल बना लेते हैं फर्दर। तो जैसे हाइड्रा के अंदर बोला गया और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं अलग अलग तरीके से, और वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं अपने टिश्यू के हिसाब से, अपने आर्गन के हिसाब से। अलग अलग आर्गन का, अलग अलग टिश्यू का अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब हर आर्गन जो है वो अपना काम बांट के कर रहा है। तो डेफिनेशन अगर हम देखें टिश्यू की, तो टिश्यू जो होते हैं ये सिमिलर सेल होते हैं, ग्रुप होता है सिमिलर सेल का, जिनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलता है, और ये सारे कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मतलब सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू, ठीक है। जैसे ये एक सेल है, ये मिलकर बनाएगा टिश्यू, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे सेल जब मिल जाएंगे और यही टिश्यू जो है ये ऑर्गेनाइज होकर बाद में बनाएंगे कोई आर्गन। जैसे कोई आर्गन किडनी बना लेते हैं तो यहाँ पर इस तरह से आर्गन बन गया, ठीक है। तो ये सेल जो है मिलकर बनाते हैं टिश्यू मिलकर बनाते हैं आर्गन, और आर्गन मिलकर बनाएंगे आर्गन सिस्टम फर्दर। जैसे अलग अलग उसमें आर्गन जुड़े होते हैं तो वो एक फंक्शन होता है। जैसे हमारा जो हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक की बात करें या डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करें तो वहाँ पर अलग अलग, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, इसफोगस, जो भी ये अलग अलग आर्गन होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं, इनका अलग अलग काम होता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये टिश्यू की डेफिनेशन बोल रहा है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल होता है जिनका कॉमन फंक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, जहाँ पर सेल जो है, सेल जैसे मैंने अभी बोला कि सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू मिलकर फर्दर बनाते हैं आर्गन, और आर्गन मिलकर बनाते हैं आर्गन सिस्टम, ठीक है। तो सेल क्या होता है? सेल फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट होता है, लाइफ का इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद टिश्यू, यही सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू, जो सिमिलर सेल होते हैं ये जब इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, कोई एक काम इकट्ठे मिलकर करते हैं तो वो बनाते हैं टिश्यू। तो ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल हैव ओनली 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू। जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल होते हैं, मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं हायर, उनके अंदर 4 बेसिक टाइप के टिश्यू देखने को मिलते हैं जो हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट आर्गन की बात कर रहे हैं तो आर्गन के अंदर 2 और मोर टिश्यू टाइप, मतलब एक टिश्यू जो था, सेल मिलकर एक टिश्यू बना था, और 2 या 2 से ज़्यादा टिश्यू मिलकर बनाते हैं आर्गन। 2 और मोर टिश्यू टाइप देखने को मिलती है आर्गन के अंदर, जो स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में और पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं। जैसे अलग अलग टिश्यू जो होता है वो एक आर्गन में प्रेजेंट होता है, स्टमक के अंदर, हार्ट के अंदर, लंग के अंदर और किडनी के अंदर देखने को मिलते हैं हमें। मतलब अलग अलग टिश्यू मिलकर बनाते हैं आर्गन, ये सारे आर्गन हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आर्गन सिस्टम, जहाँ पर आर्गन सिस्टम तब बनते हैं जब मल्टीपल आर्गन मिलते हैं। जैसे लिवर मिल गया, स्टमक मिल गया, इंटेस्टाइन मिल गई, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ आर्गन मिलकर बनाते हैं आर्गन सिस्टम। ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर बनाते हैं आर्गन, ग्रुप ऑफ सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू,
ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं ये बहुत सारे ऑर्गन मिलकर बनते हैं, जो फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन इनके अंदर देखने को मिलती है, और जो भी फिजियोलॉजिकल टास्क होता है जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, तो यही ऑर्गन सिस्टम सारे मिलकर जो है इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो आइडिया लिखा हुआ है कि लाइफ इज ऑर्गेनाइज्ड इन हायरार्किकल मैनर फ्रॉम सिंपलेस्ट यूनिट टू कॉम्प्लेक्स सिस्टम वर्किंग टुगेदर टू सस्टेन लाइफ। मतलब हमारी जो लाइफ होती है ये हायरार्किकल मैनर के अंदर अरेंज होती है, जहाँ पर सिंपलेस्ट यूनिट से लेकर मतलब सेल से लेकर कॉम्प्लेक्स सिस्टम मतलब ऑर्गन सिस्टम तक जो है ये सारे मिलकर जब काम करते हैं तो हमारी लाइफ जो है ये सस्टेन होती है। ठीक है। तो नोट में बोला गया कि ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल हैव ओनली 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू। जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल होते हैं इनके अंदर सिर्फ 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू देखने को मिलते हैं, जिनको हम पढ़ेंगे यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं अब एनिमल टिश्यू की। तो एनिमल टिश्यू में अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ सेल वेरिंग अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। एनिमल टिश्यू कैन आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 फंडामेंटल टाइप। स्ट्रक्चरल फीचर होते हैं टिश्यू, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये। जैसे टिश्यू के अंदर अगर हम देखें तो अलग अलग तरह के देखने को मिलते हैं टिश्यू। जैसे 4 टाइप की बोला गया है यहाँ पर, फंडामेंटल टाइप देखने को मिलती है टिश्यू की, जहाँ पर एक हो गया एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा हो गया कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। इन सभी को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियम टिश्यू की। ठीक है, जिसे हम एपिथेलियम भी कहते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें एपिथेलियम टिश्यू की तो ये फ्री सरफेस पर देखने को मिलता है, या तो बॉडी फ्लूइड को फेस कर रहा होता है जो इसका सरफेस होता है, या वो बॉडी फ्लूइड के सरफेस पर देखने को मिलता है, या उस एनवायरनमेंट से बाहर की तरफ देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे ये फ्री सरफेस प्रेजेंट है इस एपिथेलियम टिश्यू का। तो इनका प्राइमरी फंक्शन अगर हम देखें तो प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है, लाइनिंग बॉडी पार्ट्स पर देखने को मिलती हैं। ये सेल होते हैं ये कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। मिनिमल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होते हैं ये बहुत कम देखने को मिलते हैं। जैसे टाइप ऑफ एपिथेलियम की अगर हम नेक्स्ट फर्दर बात करें तो यहाँ पर एपिथेलियम 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंपल एपिथेलियम, एक होते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर सेल यहाँ पर देखने को मिलते हैं, यहाँ पर मल्टी लेयर एपिथेलियम देखने को मिलती है। सिंपल एपिथेलियम को फर्दर डिवाइड किया जाता है स्क्वैमस एपिथेलियम, जहाँ पर फ्लैटेंड सेल होते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्यूब-लाइक सेल होते हैं। कॉलमनर एपिथेलियम में लॉन्ग और जो सिलेंडर सेल देखने को मिलते हैं। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है तीनों का। ठीक है, अच्छे से याद रखना। और कुछ जो कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल होते हैं इनके ऊपर मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है, सीलिया प्रेजेंट होता है। तो वो जो सीलिया अगर प्रेजेंट होगा तो उसे हम कहेंगे सिलेटेड एपिथेलियम। जैसे क्यूबॉइडल अगर क्यूब लाइक सेल जो है इनके ऊपर अगर सीलिया पाया जाएगा तो सिंपल क्यूबॉइडेड सिलेटेड एपिथेलियम कहेंगे, और कॉलमनार सेल के ऊपर अगर सीलिया पाया जाएगा तो सिंपल कॉलमनार सिलेटेड एपिथेलियम उसको हम कहेंगे। ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 और मोर लेयर देखने को मिलती है सेल की। ये प्रोटेक्शन के लिए होता है, मेनली इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। जहाँ पर मल्टी लेयर ऑफ एपिथेलियम देखने को मिलती है। डायग्राम में अगर हम देखें तो सबसे पहले एपिथेलियम टिश्यू के सबसे नीचे देखने को मिलता है कनेक्टिव टिश्यू, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलते हैं, फिर सेल देखने को मिलते हैं, और ये फ्री सरफेस देखने को मिलती है एपिथेलियम टिश्यू की। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंपल एपिथेलियम की, जो हमने अभी यहाँ पे देखा सिंपल एपिथेलियम, इसी की हम बात करेंगे। सबसे पहले स्क्वैमस एपिथेलियम, फिर क्यूबॉइडल और कॉलमनार एपिथेलियम, एक एक करके सभी को देखेंगे। तो सिंपल एपिथेलियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिंगल लेयर सेल होते हैं। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक मिनट, हाँ, इसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल देखने को मिलते हैं, जिनका प्राइमरी फंक्शन अगर हम देखें तो ये लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, डक्ट और ट्यूब के अंदर देखने को मिलते हैं। इनको क्लासिफाई किया जाता है स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेस पर 3 टाइप्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्क्वैमस एपिथेलियम, जो थिन लेयर होते हैं। ठीक है, थिन लेयर फ्लैटेंड सेल होते हैं, इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इनका। फंक्शन अगर हम देखें तो ये थिन डिफ्यूजन बाउंड्री बनाते हैं। लोकेशन इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, लोकेशन ब्लड वेसल में देखने को मिलते हैं, जो हमारे लंग्स के अंदर एल्विलाई होते हैं, एयर सैक जिनको हम कहते हैं, वहाँ पर ये सिंपल एपिथेलियम देखने को मिलते हैं। इनकी लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जहाँ पर स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो क्यूब लाइक सेल यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिनका फंक्शन होता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। इनकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये डक्ट्स ऑफ ग्लैंड के अंदर देखने को मिलती हैं, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के अंदर देखने को मिलती है, किडनी के अंदर इंपॉर्टेंट है। उनकी अगर हम स्पेशल मॉडिफिकेशन देखें तो अगर एपिथेलियम के ऊपर एपिथेलियम देखने को मिलती है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हमारे किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं वहाँ पर ये देखने को मिलता है एक पार्ट, जो नेफ्रॉन होते हैं उनका ही एक पार्ट होता है पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसे हम कहते हैं। उनमें जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलता है तो उनकी जो सरफेस होती है वहाँ पर देखने को मिलती है हमें माइक्रोविलाई, जो इंक्रीज करती है सरफेस एरिया रीअब्जॉर्प्शन के लिए। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही याद रखना। ठीक है, तो पीसीटी के अंदर हमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो देखने को मिलती है उनकी सरफेस पर माइक्रोविलाई हमें देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉलमनार एपिथेलियम की। तो इनका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये सिंगल लेयर टॉल और सिलेंडर सेल होते हैं, जिनका न्यूक्लियस जो होता है ये बेस पर लोकेटेड होता है। इस तरह से जैसे ये पूरा सेल है एक, इसका जो न्यूक्लियस है ये बेस पर लोकेटेड होता है।
ठीक है। इनकी फ्री सरफेस पर देखने को मिल सकती है, हमें माइक्रोविलाई भी देखने को मिल सकती है, सीलिया भी देखने को मिल सकता है इनका, ठीक है। मतलब डिपेंड करता है कि इनकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ पर ये प्रेजेंट है, उसके बेस पर इनके ऊपर मॉडिफिकेशन देखने को मिलेंगी, ठीक है। इनका फंक्शन होता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। जैसे लोकेशन अगर हम देखें तो ये स्टमक की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं, और हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन के अंदर जो सेल होते हैं जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, फूड डाइजेस्ट होने के बाद फूड एब्जॉर्ब करने में यही सेल हेल्प करते हैं। कॉलमनार एपिथेलियम पाए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इंपॉर्टेंट है याद रखना। उनकी सरफेस पर पाई जाती है माइक्रोविलाई जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। टॉल और सिलेंडर सेल होते हैं, न्यूक्लियस बेस पर पाया जाता है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनका अगर हम की पॉइंट इसमें देखें तो जितने भी सिंगल लेयर्ड होते हैं वो सिंपल होते हैं, लेकिन डिफरेंट होते हैं, इनकी शेप और फंक्शन अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे इनकी शेप और फंक्शन के बेस पर डिपेंड करता है कि ये कहाँ पर पाई जाएगी इनकी लोकेशन, ठीक है। सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर होते हैं, इनकी डिफरेंट शेप होती है, डिफरेंट फंक्शन होता है, और इनका अलग अलग रोल होता है, जैसे सिक्रीशन के अंदर, एब्जॉर्प्शन के अंदर, लाइनिंग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेटेड एपिथेलियम। ये मॉडिफिकेशन होती है, स्पेशलाइज्ड मॉडिफिकेशन होती है। स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कॉलमनार और क्यूबाइडल सेल इंपॉर्टेंट है। जो स्क्वेमस एपिथेलियम होते हैं वो मॉडिफाइड नहीं होते। कॉलमनार और क्यूबाइडल सेल जो होते हैं इनके ऊपर जब हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सीलिया, जो फ्री सरफेस पर इस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, इन्हें हम कहते हैं सीलिया। ये किसकी सरफेस पर देखने को मिलेंगे? स्क्वेमस एपिथेलियम नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना अच्छे से। कॉलमनार और क्यूबाइडल सेल की अगर सरफेस पर सीलिया पाया जाएगा तो हम उनको कहेंगे सीलेटेड एपिथेलियम। जैसे कॉलमनार सेल हैं तो सीलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम कहेंगे इनको। इनका फंक्शन होता है हम जैसे मूव करना पार्टिकल को, म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मतलब यूनिट डायरेक्शन पाथ के अंदर एपिथेलियम के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकेशन की, ये कहाँ पर पाए जाते हैं। जो ये सिलेटेड एपिथेलियम होती हैं ये कहाँ पर मतलब सेल के ऊपर जहाँ पर सीलिया देखने को मिलता है तो ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये हालो ऑर्गन के अंदर देखने को मिलता है। जैसे ब्रोंक्यूल के अंदर जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है उसमें पाए जाते हैं ये, ठीक है। उसके बाद जो फैलोपियन ट्यूब होती है जहाँ पर जो ओवम होता है उसकी जो मूवमेंट होती है उसके लिए पाए जाते हैं ये सीलिया, जो है उसकी भी मूवमेंट में हेल्प करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखने को मिलते हैं ब्रोंक्यूल्स और फैलोपियन ट्यूब के अंदर। सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर डायग्राम बनाया गया, जैसे ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू, ये हो गए कॉलमनार सेल, इनके ऊपर देखने को मिलता है सीलिया। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पर ग्लैंडुलर एपिथेलियम की। यहाँ पर भी कॉलमनार और क्यूबाइडल सेल जो होते हैं ये मॉडिफाई होते हैं सिक्रीशन के लिए, इंपॉर्टेंट है। सिक्वेमस एपिथेलियम नहीं है। कॉलमनार और क्यूबाइडल सेल जो होते हैं ये मॉडिफाई होते हैं सिक्रीशन के लिए, उन्हें हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। किसके बेस पर अगर हम देखें तो बेस्ड ऑन सेल नंबर के बेस पर डिवाइड किया जाता है, मतलब सेल के नंबर कितने हैं ग्लैंड के अंदर। जैसे यूनिसेलुलर ग्लैंड जहाँ पर आइसोलेटेड सिंगल ग्लैंडुलर सेल देखने को मिलता है। गोबलेट सेल जिसे हम कहते हैं जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है, ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है इस गोबलेट सेल का, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर ग्लैंड, जैसे हमारा सैलिवरी ग्लैंड हो गया। यहाँ पर क्लस्टर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्रेटरी सेल देखने को मिलते हैं जो सैलिवरी ग्लैंड में देखने को मिलते हैं, और ये सलाइवा सेक्रेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कौन सा मल्टी सेलुलर ग्लैंड है और कौन सा यूनिसेलुलर है। बेस्ड ऑन मोड ऑफ सेक्रेशन, मतलब कहाँ पर सेक्रेशन डाली जा रही है उसके बेस पर अगर हम देखें तो इनको क्लासीफाई किया जाता है। जो ग्लैंड होते हैं इनको दो तरह के टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक और होता है मिक्सोट्रॉपिक जिसे हम कहते हैं पेंक्रियाज, वो अलग हम पढ़ेंगे जो हमारा क्लास 11 का एंड वाला चैप्टर है ना उसके अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं इनकी अगर हम देखें तो ये जो भी प्रोडक्ट रिलीज करते हैं वो डक्ट और ट्यूब के द्वारा रिलीज करते हैं, जैसे म्यूकस हो गया, सलाइवा हो गया, ईयर वैक्स हो गया, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, डाइजेस्टिव एंजाइम हो गया। मतलब ओवरऑल हम ऐसा कह सकते हैं कि इनकी सिक्रेशन डायरेक्टली नहीं, जो ब्लड है उसके अंदर नहीं डाली जाती, ठीक है। तो डक्ट के द्वारा जो है वो सेपरेट से जो भी ट्रैक होते हैं जैसे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर इनकी सिक्रेशन जो है वो डक्ट के द्वारा डाली जाती है, ठीक है। दूसरा हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड, जो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं इनकी जो सिक्रेशन होती है, इनके जो प्रोडक्ट होते हैं उनको कहा जाता है हार्मोन्स, और जो डायरेक्टली जो होते हैं ब्लड के अंदर सिक्रेट किए जाते हैं, मतलब ब्लड के अंदर इनको डाला जाता है इनकी सिक्रेशन को, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम की। जैसे हमने यहाँ तक कर लिया, इसमें हमने जो देखा था ना ये भी हमने कर लिया, स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबाइडल, कॉलमनार, ये तीनों कर लिए। कंपाउंड एपिथेलियम हम अब करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कंपाउंड एपिथेलियम की अगर हम बात करें, कहाँ चला गया, हाँ, तो कंपाउंड एपिथेलियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मल्टी लेयर स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, मतलब मल्टी लेयर देखने को मिलती है सेल की, 2 और मोर लेयर होती हैं। इनका फंक्शन होता है, मिनिमम रोल होता है सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में, मतलब सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में बहुत ही कम रोल होता है क्योंकि यहाँ पर सेल जो होते हैं अलग अलग लेयर के अंदर अरेंज हो जाते हैं। इनका प्राइमरी फंक्शन होता है प्रोटेक्ट करके रखना केमिकल या मैकेनिकल स्ट्रेस से टिश्यू को, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है।
नेक्स्ट इनकी लोकेशन की अगर हम बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी लोकेशन। अगर हम देखें कंपाउंड एपिथेलियम, तो ये ड्राई सरफेस ऑफ स्किन में देखने को मिलते हैं, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी और फाइन डक्ट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। इनर लाइनिंग बनाते हैं, जो सैलिवरी ग्लैंड की डक्ट होती हैं उनकी लाइनिंग बनाते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। इनर लाइनिंग बनाते हैं ये पैंक्रियाटिक डक्ट की भी, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। इस तरह से जो सेल होते हैं वो अरेंज होते हैं, 2 या मोर लेयर देखने को मिलती है सेल की, और ये प्रोटेक्शन के लिए मेन फंक्शन का होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। मतलब लिमिटेड रोल होता है इनका एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल जंक्शन की, ठीक है। सेल जंक्शन इन एपिथेलियम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन कनेक्टेड नेबरिंग सेल को, मतलब जो दो आस पास में सेल पाए जाते हैं उनके बीच में कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चरल और फंक्शन कनेक्शन होते हैं आपस में, उन दोनों के बीच में, ठीक है। जैसे सबसे पहले अगर हम जंक्शन की बात करें तो वो आता है टाइट जंक्शन, जिसके अंदर प्रिवेंट किया जाता है ताकि जो सब्सटेंस दो सेल के बीच में वो लीकेज ना हो और टिश्यू बैरियर की तरह एक्ट करता है ये, ठीक है। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जैसे एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, इनके बीच में ये जो जंक्शन देखने को मिलता है इसी को हम कहते हैं टाइट जंक्शन। दूसरी टाइप अगर हम देखें तो ये जो होता है ये एक जिपर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। सील द स्पेस बिटवीन द सेल लाइक जिपर, जो सेल के बीच में जो स्पेस होती है उसको इस तरह से, मतलब दो सेल को इस तरह से जोड़ देता है जैसे जिप जोड़ती है किसी चीज़ को, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं टाइट जंक्शन। दूसरा हो गया एडहेरिंग जंक्शन, जो एक्ट करता है सीमेंटिंग मटेरियल टू कीप द नेबरिंग सेल स्ट्रक्चरली यूनाइटेड, मतलब दो जो स्ट्रक्चरल यूनाइटेड अलग अलग सेल हैं उनको जोड़ा जाता है इस तरह से, मतलब दोनों के बीच में पकड़ बना के रखी जाती है, तो होल्ड सेल टुगेदर, और स्ट्रॉन्ग एडहेसिव कनेक्शन देखने को मिलता है इनके बीच में। तीसरा है गैप जंक्शन, ये इनकी जो डेफिनेशन है बहुत ही याद रखना, एडहेरिंग जंक्शन सीमेंटिक प्रोवाइड करता है, टाइट जंक्शन प्रिवेंट करता है लीकेजिंग, ठीक है। तो ये इसमें से बहुत ही क्वेश्चन आता रहता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखना। तीसरा है गैप जंक्शन, जो फैसिलिटेट करता है सेल टू सेल कम्युनिकेशन, कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म, दो सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसको कनेक्ट करता है, जैसे एक ही हो गया एक ही, इसका साइटोप्लाज्म इसमें मतलब जा सकता है, जो भी आयंस वगैरह होते हैं वो एक्सचेंज किए जाते हैं इसी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर रैपिड ट्रांसफर किया जाता है आयंस को, जो भी छोटे छोटे मालिक्यूल होते हैं, और लार्ज मालिक्यूल को भी कभी कभी जो है वो ट्रांसफर किया जाता है इन्हीं गैप जंक्शन के द्वारा, ठीक है। तो चैनल और डायरेक्ट पैसेज आयन स्मॉल मालिक्यूल, ठीक है, डायरेक्ट भेजे जाते हैं जो भी आयंस होते हैं, छोटे छोटे मालिक्यूल होते हैं इन्हीं गैप जंक्शन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल इसमें अगर हम देखें तो हमने कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर देखा ये मल्टीलेयर होता है, इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्टिव, मतलब प्रोटेक्ट करना। उसके बाद सेल जंक्शन में देखे जो स्ट्रॉन्ग एडेशन, कम्युनिकेशन और प्रॉपर फंक्शन करवाते हैं टिश्यू के अंदर इन्हीं जंक्शन की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। तो कनेक्टिव टिश्यू के अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखें तो कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर मोस्ट अबंडेंट होता है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू ही है, मोस्ट अबंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू होता है जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल होते हैं उनके अंदर। इसका प्राइमरी फंक्शन होता है कनेक्ट करना, लिंक करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना टिश्यू और आर्गन को, ठीक है। जैसे मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो जितने भी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ब्लड को छोड़कर वो सारे सिक्रीट करते हैं प्रोटीन फाइबर सिक्रीट करते हैं जिन्हें हम कहते हैं कोलाजन या इलास्टिन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, जो प्रोवाइड करते हैं मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। इंपॉर्टेंट है याद रखना, ब्लड को छोड़कर बाकी सारे जो भी स्ट्रक्चर जो भी मतलब टिश्यू होते हैं कनेक्टिव टिश्यू उनके अंदर स्ट्रक्चरल प्रोटीन फाइबर देखने को मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं कोलाजन या इलास्टिन फाइबर, जो क्या करते हैं टिश्यू को स्ट्रेंथ, इलास्टिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल, ये भी सेल आल्सो सिक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड, ठीक है, जो इकट्ठी होती रहती है ग्राउंड सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। जो सेल देखने को मिलते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर वो भी पॉलीसेकेराइड मतलब सिक्रेट करते रहते हैं जो एक्यूमुलेट होती रहती है, तो उसे हम कहते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। जैसे अगर हम इस डायग्राम में देखें तो कुछ इस तरह के सेल देखने को मिलते हैं, ठीक है। इलास्टिन फाइबर देखने को मिलते हैं, कोलाजन फाइबर और ग्राउंड मैट्रिक्स देखने को मिलता है इस तरह का। तो कनेक्टिव टिश्यू को भी फर्दर क्लासीफाई किया जाता है, इनको भी हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू जैसे लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, 3 तरह के होते हैं, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर 2 तरह के एरोलर और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर रेगुलर और इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू इंपॉर्टेंट है, ये 3 टाइप के होते हैं, कार्टिलेज, ब्लड एंड बोन, ठीक है। उसके बाद इसमें अगर हम की पॉइंट देखें तो कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू हेल्थ सेल, फाइबर, ग्राउंड मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, हमें सेल देखने को मिलते हैं, फाइबर देखने को मिलते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। जो फाइबर होते हैं ये स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं जो एब्सेंट होते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है। उसके बाद सारे कनेक्टिव टिश्यू अगर हम देखें सेल, फाइबर, ग्राउंड टिश्यू देखने को मिलता है और मैट्रिक्स भी इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है।
तो एक एक करके हम सभी को देखेंगे। सबसे पहले हमने जो ये देखा लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये करेंगे, इसकी टाइप करेंगे, फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू और इसकी टाइप करेंगे, फिर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू और इसकी टाइप हम करेंगे। ठीक है, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू को हम सबसे पहले देखते हैं, जो 2 टाइप का होता है फर्दर, जैसे एरोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू अगर हम देखें तो यहाँ पर सेल और फाइबर जो होते हैं ये लूज अरेंज होते हैं, सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस देखने को मिलता है। जैसे एरोलर टिश्यू की अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है स्किन के नीचे, सर्व करता है सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाता है एपिथेलियम के लिए, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो एरोलर टिश्यू का मतलब होता है पैकेजिंग टिश्यू, मतलब पैकेजिंग में हेल्प करता है ये। तो बाइंड द स्किन टू अंडरलाइंग टिश्यू, एक्ट एज अ फिलर बिटवीन द आर्गन एंड टिश्यू, मतलब इस तरह से ये एक्ट करता है फिलर की तरह आर्गन और टिश्यू के बीच में। तो की कंपोनेंट अगर हम देखें तो एरोलर टिश्यू के अंदर जो सेल देखने को मिलते हैं, जैसे फिब्रोब्लास्ट हो गया, मैक्रोफेज हो गया, मास्ट सेल हो गया। फिब्रोब्लास्ट सेल जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं जो फाइबर वगैरह होते हैं वो सिक्रेट करते हैं। मैक्रोफाइज जो होते हैं ये फैगोसाइटिक होते हैं, मतलब डिफेंस में हेल्प करते हैं ये। मास्ट सेल अगर हम देखें तो ये सिक्रेट करते हैं हिस्टामिन, हेपरिन, सेरोटोनिन, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के लिए, इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है एरोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, जहाँ पर लूज अरेंजमेंट होती है, कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, ग्राउंड टिश्यू, मास्ट सेल, मैक्रोफेज और फिब्रोब्लास्ट सेल सारे पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम थोड़ी लेबलिंग में थोड़ी गलती है, लेकिन एनसीईआरटी से हम इस डायग्राम को अच्छे से करेंगे, एक एक लाइन से और डायग्राम से भी हम करेंगे। दूसरी हम टाइप देखते हैं इसमें एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की, जिसकी अगर हम लोकेशन देखें तो ये स्किन के नीचे देखने को मिलता है, स्पेशलाइज्ड होता है, स्टोर करता है, ये जो भी फैट हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है वो सारा इसी एडिपोज टिश्यू के अंदर पाया जाता है। अनयूज्ड एक्सेस न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी, जो कन्वर्ट किया जाता है फैट के अंदर और वो यहाँ पर स्टोर किया जाता है, मतलब जो खाना हमने खाया है अगर ज़्यादा खा लिया है तो एक्सेस न्यूट्रिएंट जो होता है हमारी बॉडी के अंदर वो कन्वर्ट किया जाता है फैट के अंदर और फिर वो यहाँ पर आके स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम में भी कुछ नहीं बताया गया। यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज देखने को मिलती हैं इन सेल के बीच में, ये फैट ड्रॉपलेट देखने को मिलता है और ये जो साइड पर देखने को मिलता है ये है न्यूक्लियस। ठीक है, पेरीफेरी न्यूक्लियस देखने को मिलता है और जो बीच में ये येलो कलर का पार्ट होता है ना ये सारा फैट के लिए स्टोरेज एरिया होता है। ठीक है, तो की पॉइंट अगर हम देखें तो लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं सेल और फाइबर यहाँ पर लूजली अरेंज होते हैं, सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस देखने को मिलता है। एरोलर टिश्यू के अंदर ये सपोर्ट और कनेक्ट करता है। एडिपोज टिश्यू स्टोर करता है फैट को, इंपॉर्टेंट है एडिपोज टिश्यू फैट को स्टोर करता है और प्रोवाइड करता है एनर्जी रिजर्व, मतलब जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो इसी फैट का ऑक्सीडेशन किया जाता है। नेक्स्ट हम दूसरा बात करते हैं, जैसे हमने ये वाला कर लिया, ये वाला हमने कर लिया लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर हमने दोनों टाइप्स कर ली। नेक्स्ट हम करें डेंस कनेक्टिव टिश्यू, फिर इसकी टाइप हम करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जहाँ पर जो फाइबर और फिब्रोब्लास्ट होते हैं ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। मिनिमम मैट्रिक्स यहाँ पर देखने को मिलता है, मैट्रिक्स यहाँ पर कम होता है। सेल जो फाइबर और फिब्रोब्लास्ट होते हैं ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। ठीक है, तो 2 तरह के होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है डेंस रेगुलर और दूसरा होता है डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो इनका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कोलेजन फाइबर जो हैं वो अरेंज होते हैं पैरेलल रो के अंदर बंडल फाइबर के बीच में, मतलब इस तरह की कुछ अरेंजमेंट देखने को मिलती है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे टेंडन जो होता है ये अटैच होता है स्केलेटन मसल से, मतलब जो स्केलेटन मसल होते हैं उनको बोन से अटैच करने में हेल्प करता है कौन, टेंडन। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं टेंडन। लिगामेंट जो होता है जैसे बोन से बोन को अटैच करने में हेल्प करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। LBB इस तरह याद रखना, LBB और TBM। ठीक है, TBM जो टेंडन होता है ये बोन से मसल अटैचमेंट में हेल्प करता है और जो लिगामेंट होता है ये बोन से बोन को अटैचमेंट करने में हेल्प करता है। यहाँ पर मैट्रिक्स कम पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैट्रिक्स कम पाया जाता है, सेल कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं और रेगुलर अरेंजमेंट पाई जाती है। टेंडन और लिगामेंट दोनों एग्जांपल याद रखना। ये जैसे ये हो गया टेंडन जहाँ पर स्केलेटल मसल बोन से अटैच है, ये हो गया लिगामेंट जहाँ से बोन दूसरी बोन से अटैच है। ठीक है, दूसरी इसमें टाइप हम करते हैं डेंस रेगुलर इरेगुलर। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जहाँ पर जो कोलेजन फाइबर और फिब्रोब्लास्ट होते हैं इनकी अरेंजमेंट इरेगुलर होती है, तो इसी वजह से इनको कहते हैं इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो फिब्रोब्लास्ट एंड फाइबर जो होते हैं ज़्यादातर कोलेजन फाइबर यहाँ पर देखने को मिलता है और ये ओरिएंटेड होते हैं, मतलब अलग अलग डायरेक्शन के अंदर ये ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, मतलब पैरेलल डायरेक्शन रोज के अंदर ये ओरिएंटेड थे यहाँ पर जो कोलेजन और फिब्रोब्लास्ट थे, लेकिन यहाँ पर इसकी अरेंजमेंट इरेगुलर है, कहीं से कोई सेल कहीं तरीके से अलग अलग तरीके से अरेंज है। तो ये हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, इसकी एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, जैसे यहाँ पर स्किन की जो नीचे वाली लेयर होती है वहाँ पर प्रेजेंट होता है ये जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, जैसे हमने ये 2 टाइप हमने कर ली, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और डेंस
लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू कर लिया। अब हम करें स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर कार्टिलेज, बोन और ब्लड हम करेंगे। ठीक है, तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी हो गया। अब है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इनकी भी हमने देखी 3 टाइप होती हैं, एक होता है कार्टिलेज, बोन और ब्लड। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे कार्टिलेज को। तो कार्टिलेज में अगर हम देखें तो यहाँ पर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जो होता है कार्टिलेज का सॉलिड होता है, प्लाएबल होता है और रेजिस्टेंट होता है कंप्रेशन से। कंप्रेशन यहाँ पर नहीं होता, प्लाएबल होता है। यहाँ पर सेल जो होते हैं कॉन्ड्रोसाइट देखने को मिलते हैं, जो एक स्मॉल कैविटीज के अंदर मतलब पाए जाते हैं, जहाँ पर ये जो मैट्रिक्स होता है वो सिक्रीट करते हैं, कॉन्ड्रोसाइट सेल। ठीक है, तो की पॉइंट इसमें अगर हम देखें तो मोस्ट कार्टिलेज जो प्रेजेंट होती हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर एम्ब्रियो में, वो रिप्लेस हो जाती हैं बाद में बोन में कन्वर्ट हो जाती हैं कार्टिलेज जब वो अडल्ट होता है। ठीक है, तो इनकी अगर हम लोकेशन देखें अडल्ट के अंदर तो टिप ऑफ नोज के अंदर देखने को मिलता है कार्टिलेज। ठीक है, ओटर ईयर जॉइंट के अंदर देखने को मिलता है, बिटवीन द वर्टिब्रल जो कॉलम है हमारा उसमें देखने को मिलता है, हमारे लिम्स के अंदर और हैंड के अंदर भी प्रेजेंट होता है कार्टिलेज। दूसरा हम बात करते हैं बोन की। तो इसमें मैट्रिक्स अगर हम देखें तो हार्ड और नॉन प्लाएबल होता है। जैसे कार्टिलेज जो होता है ये प्लाएबल होता है, मतलब थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर, लेकिन बोन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। इसमें कैल्शियम साल्ट देखने को मिलते हैं, कोलेजन फाइबर देखने को मिलते हैं और ये स्ट्रक्चरल रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे इनमें अगर हम सेल की बात करें तो ऑस्टियोसाइट सेल प्रेजेंट होते हैं लैक्यूनस फेज के अंदर। ठीक है, तो जैसे फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क सपोर्ट और प्रोटेक्ट करता है आर्गन को, इंटरेक्ट करता है स्केलेटल मसल के साथ, मूवमेंट में हेल्प करता है और हमारी जो वेट बेयरिंग ड्यूटीज होती हैं हमारी बॉडी की, हमारे वेट को कंट्रोल करता है, मतलब हमारी कंट्रोल नहीं करता सॉरी, मतलब हमारे जो वेट है, जो मसल का वेट है वो सारा इसी जो बोन है इसी के साथ ही अटैच होता है। ठीक है, तो बोन मैरो अगर हम देखें तो ये साइट होती है जहाँ पर ब्लड सेल प्रोड्यूस किए जाते हैं होम्योस्टेसिस के द्वारा। जो लंबी बोन होती है वहाँ पर बोन मैरो पाया जाता है, जहाँ पर आरबीसी प्रोडक्शन की जाती है, मतलब आरबीसी प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड की। जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है इसमें फाइबर नहीं पाए जाते, इंपॉर्टेंट है ये, एक्सेप्शन है, याद रखना। फ्लूइड अगर हम देखें इसमें कंपोनेंट तो फ्लूइड प्लाज्मा देखने को मिलता है, जहाँ पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन होता है मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड ट्रांसपोर्ट किया जाता है, न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करता है, ये गैसेज को, जो भी वेस्ट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है उसको भी जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है। तो कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बोन जो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और सपोर्ट में हेल्प करता है, ब्लड जो होता है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है और ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मसल टिश्यू की। तो मसल टिश्यू की अगर हम बात करें तो इनका जनरल स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म देखें। ये लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। ठीक है, पैरेलल अरेंज होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मायोफाइब्रिल। मसल फाइबर कंट्रैक्ट करते हैं तो छोटा होता है इनका साइज, जब इनको स्टिमुलेशन मिलता है तो ये कंट्रैक्ट करते हैं तो इनका साइज छोटा होता है, और रिलैक्स करते हैं तो इनका साइज जो है बड़ा होता है, लेंथन होता है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट, बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ये हमारी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करते हैं और इन्वायरमेंट एडजस्टमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। जो स्टेटेड अपीयरेंस होते हैं, स्ट्राइप्स लाइन विजिबल होती हैं यहाँ पर स्केलेटल मसल के अंदर, और अनस्टेटेड जहाँ पर स्ट्रिप्टेड विजिबल नहीं होते, जो स्मूथ मसल होते हैं यहाँ पर स्ट्रेशन एब्सेंट होती है। ठीक है, तो 2 तरह के मसल हम यहाँ पे देखते हैं, तीसरा भी हम पर देखेंगे। तो स्केलेटल मसल जिसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो डिस्टेंट अल्टरनेटिंग लाइट और डार्क बैंड देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेशन हमें देखने को मिलती है। फाइबर बंडल अगर हम देखें तो पैरेलल अरेंज होते हैं। टफ कनेक्टिव टिश्यू की शीथ प्रेजेंट होती है। कंट्रोल वॉलेंट्री कंट्रोल होते हैं, मतलब हमारी मर्जी के मुताबिक ये काम करते हैं। ठीक है, लोकेशन इनकी देखें तो ये अटैच होते हैं डायरेक्टली स्केलेटल मसल जो बोन से अटैच होते हैं। तो यहाँ पर बाइसेप मसल जैसे हो गए, ये सारे एग्जाम्पल हैं स्केलेटल मसल की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मूथ मसल की। इनका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो टैपिंग एंड होते हैं इनके इस तरह से, एंड फ्यूसिफॉर्म होते हैं। स्ट्रेशन इनमें नहीं देखने को मिलती, जैसे इनके अंदर स्ट्रेशन प्रेजेंट थी लेकिन इनके अंदर स्ट्रेशन प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद ये सारे मिलकर हेल्ड टुगेदर बाय जंक्शन प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू की शीथ के अंदर। कंट्रोल वॉलेंट्री, मतलब हमारी मर्जी के मुताबिक ये काम नहीं करते। जैसे हमने खाना खा लिया तो हम ये नहीं करेंगे कि हम सोच रहे हैं हमारा खाना डाइजेस्ट होगा, अब हम सोच रहे हैं कि नहीं डाइजेस्ट तो नहीं होगा। जैसे अगर हमें मर्जी आएगी तो हमारे जो स्केलेटल मसल हैं वो हमें हेल्प करेंगे यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाने में, मतलब हमारी मर्जी के मुताबिक ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं। लेकिन जो स्मूथ मसल होते हैं ये हमारी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते। ठीक है, तो ये पाए जाते हैं वाल ऑफ इंटरनल हॉल ऑर्गन के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मूथ मसल, इंपॉर्टेंट है याद रखना, जो इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डियक मसल की, जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये भी हमारी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते, स्ट्रेटेड होते हैं, स्ट्रेटेड अपीयरेंस इनके अंदर देखने को मिलती है। इनका स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होते हैं, ये हमारे हार्ट के अंदर देखने को मिलते हैं, बाकी कहीं नहीं देखने को मिलते। अगट्ठे एक दूसरे से जुड़े होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्यूजन से। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, यहाँ पर इंटरकलेक्टेड डिस्क पाई जाती हैं। ठीक है, जिन्हें कम्युनिकेशन जंक्शन कहते हैं। फ्यूजन पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल यूज किए जाते हैं इंस्टेंटली और एज ए सिंगल यूनिट ये काम करते हैं सारे मिलकर। और इनवॉलेंट्री होता है कंट्रोल, मतलब ऑटोमेटिकली काम करता रहेगा हार्ट हमारा, हमारी मर्जी के मुताबिक ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो इंटरकनेक्टेड डिस्क एक्ट करती हैं कम्युनिकेशन जंक्शन की तरह, जो ट्रांसमिट करती हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को दूसरे सेल तक। और ये जो भी कार्डियक मसल सेल होते हैं वो सारे मिलकर फिर कंट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूरल टिश्यू की। इसमें अगर हम जनरल फीचर देखें तो ये एग्जर्ट करता है मैक्सिमम कंट्रोल हमारी बॉडी के ऊपर, रिस्पॉन्सिवनेस, जो भी इंटरनल क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर और एक्सटर्नल क्या चेंजेस आ रहे हैं वो सारे जो है ये न्यूरल सिस्टम कंट्रोल करता है। इसमें अगर हम कंपोनेंट देखें तो न्यूरॉन देखने को मिलते हैं, जो फंक्शनल यूनिट होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम का। ये एक्साइटेबल सेल होते हैं जो जनरेट करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को। न्यूरोगिलिया इनके अराउंड देखने को मिलता है, जिन्हें कहते हैं न्यूरोगिलियल सेल, जो नॉन एक्साइटेबल और स्पोर्टिंग सेल होते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं न्यूरॉन को। ठीक है, उसके बाद ये मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वॉल्यूम बनाते हैं न्यूरल टिश्यू के हमारी बॉडी के अंदर। याद रखना ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन का। जैसे ये इसकी है सेल बॉडी, ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं इन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट। ठीक है, ये हो गया ये वाला जो रीजन है एक्सॉन। इसके ऊपर अगर हम देखें तो ये वाली है माइलिन शीथ। ये वाला जो इनमें गैप प्रेजेंट होता है इसे हम कहते हैं नोड ऑफ रैनवीर। ठीक है, ये जो मतलब जो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप प्रेजेंट है इसे हम कहते हैं नोड ऑफ रैनवीर। उसके बाद जो एक्सॉन की एंडिंग होती है यहाँ पर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं सिनेप्टिक नोब। तो मैकेनिज्म अगर हम देखें मसल न्यूरॉन के एक्शन का, तो व्हेन ए न्यूरॉन रिसीव ए सूटेबल स्टिमुलस, जब एक न्यूरॉन को सूटेबल स्टिमुलस जो होता है इस पर आता है तो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जनरेट होती हैं, जो ट्रैवल करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके द्वारा ट्रैवल करके दूसरे न्यूरॉन तक जाता है। ठीक है, ये जब एक एक्सॉन की पहले नर्व एंडिंग तक जाता है यहाँ बट आउटपुट जोन ट्रिगर केमिकल इवेंट होता है। इसको हम थोड़ा सा आगे जो चैप्टर है हमारे उनमें पढ़ेंगे हम, केमिकल कोऑर्डिनेशन या इंटीग्रेशन चैप्टर के अंदर है शायद, ये नहीं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर, उसके अंदर हम इसको पढ़ेंगे, जहाँ पर किस तरह बताया जाता है ये जो सिनेप्टिक नोब होते हैं इनके अंदर पाए जाते हैं वेसिकल न्यूरोट्रांसमीटर। जब वो वेसिकल फ्यूज होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, तो जो सिनेप्टिक लेफ्ट कैविटी होती है वहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो रिलीज होते हैं और फिर दूसरे न्यूरॉन तक मतलब सिग्नल जाता है, जो भी इम्पल्स होता है वो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो केमिकल इवेंट होता है जो इनिबिट करता है न्यूरॉन ऑफ टारगेट ऑर्गेनिज्म, मतलब जो भी सिग्नल होगा इनिबिटरी होगा या एक्साइटेटरी होगा, वो डिपेंड करेगा न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा पाया जा रहा है, मतलब जो वेसिकल है उनके अंदर। ठीक है, इन शॉर्ट अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है इस न्यूरॉन के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है, केमिकल सिग्नल पासिस टू नेक्स्ट सेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इंटीग्रेशन की अगर हम इसमें बात करें तो बेसिक टिश्यू कंबाइन होकर बनाते हैं आर्गन। ठीक है, जैसे सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू मिलकर बना रहे हैं आर्गन, आर्गन मिलकर बनाते हैं आर्गन सिस्टम, और सारे ये मिलजुल कर काम करते हैं और अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं और एफिशिएंटली फंक्शनिंग भी करते हैं अपनी। दूसरा हम बात करते हैं मल्टी टिश्यू कॉम्प्लेक्सिटी की, जहाँ पर सिंगल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं और मल्टीपल टिश्यू इनके अंदर देखने को मिलते हैं एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे अगर हम हमारे हार्ट की बात करें तो वहाँ पर एक हार्ट के अंदर अलग अलग तरह के टिश्यू देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर एपिथेलियम टिश्यू भी देखने को मिलता है, मस्कुलर, न्यूरल और कनेक्टिव टिश्यू भी देखने को मिलता है। मॉर्फोलॉजी हमने देखा था कि हम किसी भी फीचर, जो भी फीचर हमें बाहर से दिखते हैं तो वो मॉर्फोलॉजी के अंदर आते हैं, मतलब एक्सटर्नली जो फीचर देखकर हम स्टडी करते हैं वो मॉर्फोलॉजी होती है। और जो भी इंटरनल हम किसी चीज़ की स्टडी करते हैं तो उसे हम कहते हैं एनाटॉमी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सेल मिलकर बनते हैं टिश्यू, टिश्यू मिलकर बनते हैं आर्गन, आर्गन मिलकर आर्गन सिस्टम मिलकर बनता है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर सेल, सिमिलर सेल जो परफॉर्म करते हैं कॉमन फंक्शन, ये मिलकर बनाते हैं डिफरेंट टिश्यू, यही मिलकर बनाते हैं आर्गन, और यही आर्गन मिलकर बनाते हैं आर्गन सिस्टम। और ये हमारी लाइफ के जितने भी फंक्शन होते हैं ये सारे आर्गन सिस्टम मिलकर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी जो है हायरार्किकल मैनर के अंदर जो भी इनके अंदर टिश्यू वगैरह होते हैं वो अरेंज होते हैं। जैसे ये वाली सीक्वेंस हमने पहले भी बहुत बार देख लिया आज। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन एंश्योर द स्पेशलाइज्ड फंक्शन एंड एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन। ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ये एंश्योर करती है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन है वो अच्छे तरह से हों और अच्छे से कोऑर्डिनेशन बनती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अब करेंगे काकरोच दीदी और जो फ्रॉग दीदी हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।